स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज अपने एसआई जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसके अंदर जो 1 से लेकर 10 अगस्त तक का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी है वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपने 1 से लेकर 10 अगस्त तक का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स था वो अपने पढ़ लिया था और आज अपने पढ़ने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, एमसीक्यूज भी अपने लास्ट में करेंगे और थ्योरी भी पूरी कवर करेंगे। ठीक है, और सोर्स आपको पता ही है, पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो पीआईबी से और स्पोर्ट्स वाला जो है वो न्यूज़पेपर से बनाया जाता है। और अब सबसे मेन चीज ये है कि कुछ लोग पूछते हैं ये कहाँ पर मिलेगा, कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो लोक बंधु 2025, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब अपने अगर बात करें कि कौन कौन से सेगमेंट्स इसमें देखेंगे अपने, तो सबसे पहले अपने कुछ जो भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, रिपोर्ट्स हैं और कुछ पोर्टल्स हैं उनको अपने देखने वाले हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही काम की न्यूज़ है बस। ठीक है, उसके बाद में अपने महोत्सव, कार्यक्रम और सम्मेलन, ये थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद में अपने आर्थिक विकास और समझौते देखेंगे। हालांकि जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको हमने अलग से डिजाइन नहीं किया है, वो इन्हीं के थ्रू ही हम कवर कर लेते हैं सारा। ठीक है, इन्हीं सेगमेंट के थ्रू। उसके बाद में कुछ चर्चित व्यक्तित्व देखेंगे, फिर कुछ पुरस्कार देखेंगे, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे अपने यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में स्पोर्ट्स और लास्ट में अपने विविध को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने स्टार्ट करें इसको, तो सबसे पहली जो सेगमेंट है वो है योजनाओं और नीतियों की, जिसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूज दी हुई है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको अपने बोलते हैं पीएम किसान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपने? पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये जो पीएम किसान है ये आपके इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि इसमें 100% जो सहायता है वो केंद्र सरकार ही देती है। ठीक है ना, 100% सहायता कौन देती है? केंद्र सरकार ही देती है। और ये जो पीएम किसान है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी जो अवधि है उसमें अब विस्तार किया गया है आगामी 5 वर्षों के लिए। ठीक है, इसकी अवधि में 5 वर्ष का विस्तार जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। इसकी जो योजना है इसको अब 2026-27 से लेकर 2030-31 तक जारी रखने को जो है मंजूरी दी गई है, यानी कि इसको विस्तार दिया गया है 2026-27 से, इसको 2030-31 तक जो है वो जारी रखा जाएगा। इस कारण से ये चर्चा में है। आगामी 5 वर्षों में इस पर कितना खर्चा किया जाएगा, तो आगामी 5 वर्षों में इस पर 3.15 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है वो किया जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें क्या होता है, इस योजना के तहत जो भी पात्र भूमि धारक किसान परिवार है उसको 6,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत? किसान को 6,000 रुपए दिए जाते हैं 3 समान किस्तों के अंदर। 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के अंदर जो है वो 6,000 रुपए जो है किसान को दिए जाते हैं। और इस योजना का अब विस्तार किया गया है 2030-31 तक। ठीक है, और इस योजना की अगर अपने बात करें उद्देश्यों की, तो उद्देश्य वही है किसानों को कृषि और घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता जो है वो प्रदान करना। और आय सहायता कितनी दी जाती है? 6,000 रुपए 3 समान किस्तों के अंदर। ठीक है, ये आपकी पहली न्यूज है। प्रश्न क्या है? केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसको जारी रखने की मंजूरी है 2026-27 से 2030-31 तक। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जो आपके हैं महोत्सव, मेले और कार्यक्रम से रिलेटेड। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कोई भी महोत्सव होता है उसमें क्या पढ़ना होता है। महोत्सव में सबसे मेन होती है कि वो कहां पर आयोजित हुआ है, उसका स्थान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। वो कब आयोजित हुआ है ये कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसका विषय क्या है? कई कुछ महोत्सव का विषय इंपॉर्टेंट होता है, कुछ का बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ का उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अपने सबसे पहले अगर बात करें तो पहला है साल लद्दाख
बिएनाले 2026 साल लद्दाख बिएनाले। बिएनाले क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो कला प्रदर्शनी जो कि हर 2 वर्ष के अंदर आयोजित की जाती है, उसको बिएनाले बोलते हैं। ठीक है, तो जो साल लद्दाख बिएनाले है, अब देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ होगा। लद्दाख नाम में दिया हुआ है, तो इसका आयोजन लद्दाख के जो 2 जिले हैं लेह और कारगिल, तो लेह कारगिल मार्ग पर 8 अलग अलग स्थानों पर जो है इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, कितने स्थानों पर इसका आयोजन हुआ है? 8 अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन हुआ है लेह और कारगिल मार्ग पर। ठीक है, फिर कब? 1 से लेकर 10 अगस्त तक इसका आयोजन जो है वो हुआ। सबसे मेन बात क्या है इसकी? सबसे मेन बात यह है कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित होने वाला कला बिएनाले है, ये ध्यान रखना। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर, लद्दाख में कोई भी चीज होगी तो वो विश्व का सबसे अधिक ऊंचे में ही आएगी। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर होने वाला ये कला बिएनाले है, जिसका मुख्य विषय था कला, जलवायु और स्थानीय समुदाय। ठीक है, और इसमें आपके स्थानीय और इंटरनेशनल कलाकार जो हैं, इन दोनों ने पार्ट लिया। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, तो इसमें एग्जाम ओरिएंटेड 2 बातें हैं। एक कि इसका आयोजन जो है वो लेह कारगिल मार्ग पर 8 अलग अलग स्थानों पर हुआ। दूसरा, ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित होने वाला कला बिएनाले है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं, जो भारतीय कपास निगम है उसका 56वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया कब? 1 अगस्त 2026 को। कहां पर? मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो भारतीय जो कपास निगम है उसका 56वां स्थापना दिवस कहां पर मनाया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। गुजरात मत कर देना। ठीक है, इसमें जो आपके केंद्रीय वस्त्र मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया, और इस कार्यक्रम के अंदर भारत का जो कपास पारिस्थितिकी तंत्र है उसको सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो इसमें एक तो इसका आयोजन कहां पर हुआ और कब हुआ, क्योंकि एक दिवस है, स्थापना दिवस है, तो 1 अगस्त को हुआ और मुंबई, महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। और इसमें भाग किसने लिया, संबोधन किसने किया? तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने। अगला आता है हैंडलूम हैकथॉन 2.0। अब ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हैंडलूम यानी कि हस्तशिल्प से रिलेटेड है। तो हथकरघा क्षेत्र की समस्याओं के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करना जो है इसका उद्देश्य है। और ये जो हैंडलूम हैकथॉन 2.0 है, इसका आयोजन आईआईटी दिल्ली के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? आईआईटी दिल्ली के अंदर। और इसका समापन कब हुआ? 2 अगस्त 2026 को। और इसमें विद्यार्थियों और जो नवाचार करता है उनके द्वारा हथकरघा क्षेत्र से जुड़े समाधान प्रस्तुत किए गए। ये कोई विशेष लाइन नहीं है। काम की चीज क्या है? हैंडलूम हैकथॉन 2.0 का आयोजन कहां पर हुआ? आईआईटी दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसका समापन कब हुआ? 2 अगस्त 2026 को। उद्देश्य नाम से स्पष्ट हो रहा है इसके। अगला आता है वर्ल्ड्स विद इन क्लॉथ प्रदर्शनी। वर्ल्ड विद इन क्लॉथ प्रदर्शनी। अब इसमें क्या पूछ सकता है, आप सोच के देखो। तो इसकी जो पूरा नाम है वर्ल्ड विद इन क्लॉथ न्यू ऑर्डर ऑफ वुवन मेकिंग। वुवन का मतलब होता है बुना हुआ। ठीक है, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या है। वो ये थोड़ी पूछेंगे कि वर्ल्ड्स विद इन क्लॉथ प्रदर्शनी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये नहीं पूछेंगे। फिर दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आयोजन स्थल, कहां पर इसका आयोजन हुआ इस प्रदर्शनी का? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ आपके राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और जो हस्तकला अकादमी है नई दिल्ली के अंदर, वहां पर इसका आयोजन हुआ। और इस प्रदर्शनी के अंदर भारत की बुनाई परंपराओं और जो समकालीन वस्त्र कला है उसको प्रदर्शित किया गया। तो ये भी कोई विशेष लाइन नहीं है, ये भी आपसे नहीं पूछी जा सकती। तो इसमें एक 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है ज्यादा से ज्यादा कि वर्ल्ड्स विद इन क्लॉथ प्रदर्शनी जो है उसका आयोजन कहां पर हुआ? तो राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप सबको पता है जो ब्रिक्स 2026 है उसकी सितंबर के अंदर जो बैठक होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत। तो उसके रिगार्डिंग में ब्रिक्स की बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है, जिसके तहत तीसरी ब्रिक्स आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर संपर्क समूह की जो है वो बैठक हुई है। ठीक है, और ये जो बैठक है ये 3 अगस्त 2026 को हुई है। और आयोजन जो है वो भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता है उसके अंतर्गत इसका आयोजन करवाया गया है। और इस बैठक में ब्रिक्स देशों के आर्थिक और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। तो ये कोई विशेष नहीं है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु जो है इसके 2 महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है आदि
पेरुक्कू महोत्सव, एक का नाम क्या है आदि पेरुक्कू महोत्सव, और दूसरा आपके आता है वाल्विल ओरी महोत्सव। तो ये दो महोत्सव जो है वो तमिलनाडु के हैं, ध्यान रखना, आदि पेरुक्कू महोत्सव और वाल्विल ओरी महोत्सव। अब दोनों का महत्व अगर देखें तो जो आपके दोनों हुए एक ही तारीख को हैं, 3 अगस्त 2026 को ही। और अगर अपने महत्व देखें तो ये तमिल माह जो आदि है उसमें नदियों और जल स्रोतों के प्रति आभार व्यक्त करने वाला पारंपरिक उत्सव है आदि पेरुक, ठीक है, नाम में ही आदि है। फिर वाल्वी ओरी महोत्सव जो है वो आपके प्राचीन जो तमिल योद्धा और शासक हुए थे वाल्विल ओरी, उनकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो जीआई है ना, जीआई टैग आपने सुना होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो जीआई और बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन हुआ है 5 अगस्त को। कब हुआ है? 5 अगस्त 2026 को जीआई और बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इसका आयोजक कौन था? वस्त्र मंत्रालय। आयोजक ध्यान रखना कौन था? वस्त्र मंत्रालय। आयोजन तो नई दिल्ली में ही हुआ है। और इसके अंदर अगर वस्त्र मंत्रालय ने इसका आयोजन करवाया है तो इसका उद्देश्य था जीआई उत्पादों से जुड़े हितधारकों के प्रति सहयोग और बाजार संपर्क को बढ़ाना, ठीक है। और सम्मेलन में भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। तो ये तो नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है। तो अपने को सिर्फ काम की चीज इतनी है, आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि जीआई और बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने करवाया है? तो वस्त्र मंत्रालय ने करवाया है। कब? 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के अंदर। इसी प्रकार से तीसरी ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक है उसका आयोजन हुआ है। अब ध्यान रखना भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर 2 बैठकें आयोजित हुई है ब्रिक्स की, ठीक है। ब्रिक्स की 2 बैठकें आयोजित हुई है भुवनेश्वर ओडिशा में। एक तो हुई है वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और एक हुई है शिक्षा मंत्रियों की बैठक। दोनों ही भुवनेश्वर के अंदर आयोजित हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो तीसरी जो ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है वो भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुई है। और इसका जो आयोजन है वो भारत की जो अध्यक्षता है 2026 की, उसके अंतर्गत ही इनका आयोजन करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो भी कहाँ आयोजित हुई है? भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर ही, ठीक है। अब उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार, योग्यताओं की पारंपरिक मान्यता और अकादमिक नेतृत्व, इन सबको सेंटर में रखा गया है। और इसमें भारत की ओर से जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वर्तमान में कौन है? तो प्रहलाद जोशी है, उन्होंने इसमें भाग लिया, ठीक है। तो ये शिक्षा मंत्रियों की बैठक है। तो दोनों बैठकें जो है वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और शिक्षा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स की कहां पर हुई है? भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। लेकिन जो ब्रिक्स की वेव्स बाजार 2026 है, ठीक है, जो कि आपके दृश्य, श्रव्य और रचनात्मक उद्योगों में संवाद, व्यापार, ज्ञान विनिमय और सीमा पार साझेदारी को बढ़ावा देता है, उसकी जो बैठक है वो कहां पर हुई है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर हुई है? मुंबई के अंदर इस बैठक का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो माहौल वेवी कहां पर हुआ है? मुंबई के अंदर। इसमें ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोई काम की चीज नहीं, बस आप इतना याद रख लेना ये कहां पर आयोजित हुई है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट आता है 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह। 12वां जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह है वो आपको हथकरघा दिवस होता है 7 अगस्त को, ठीक है। तो 7 अगस्त को जो है 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह जो है वो आयोजित हुआ। और इसमें राष्ट्रपति ने इसमें राष्ट्रीय जो हथकरघा पुरस्कार 2025 है वो इस उपलक्ष्य में प्रदान किए, ठीक है। फिर इसके बाद में एक प्रदर्शनी है वो भी 7 अगस्त को ही आयोजित हुई, जो कि है आपके रीसा टाइमलेस ट्राइबल प्रदर्शनी। रीसा टाइमलेस ट्राइबल प्रदर्शनी जो है वो भी 7 अगस्त को ही हुई हथकरघा दिवस पर। और इसका जो आयोजक था, क्योंकि ट्राइबल है नाम में, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय और जो ट्राइफेड है ये 2 इसके आयोजक थे। एक जो जनजातीय कार्य मंत्रालय था और एक ट्राइफेड, ये 2 इसके आयोजक थे। और इस प्रदर्शनी के अंदर भारत की समृद्ध जो जनजातीय वस्त्र और बुनाई विरासत है उसको प्रदर्शित किया गया। इसके बाद आता है लद्दाख घुमंतू महोत्सव 2026, ठीक है। लद्दाख घुमंतू महोत्सव 2026, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? क्या ये तिथि इंपॉर्टेंट है? कब हुआ? बिल्कुल भी नहीं,
ठीक है, क्या ये स्थान इंपॉर्टेंट है? हाँ, स्थान पूछा जा सकता है। लद्दाख में कहां पर हुआ? कोरजोक के अंदर हुआ। ये लद्दाख गुमंतु महोत्सव कोरजोक में हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा क्षेत्र, तो इसका जो क्षेत्र है वो है चांगथांग क्षेत्र। चांगथांग जो क्षेत्र है उसके गुमंतु समुदाय की जीवन शैली, संस्कृति, हस्तशिल्प, संगीत और परंपराओं का इसमें प्रदर्शन किया गया। तो ये चांगथांग जो है, ये वर्ड आप ध्यान रखना, लद्दाख गुमंतु महोत्सव। इसके बाद आता है राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026, जो कि 10 अगस्त 2026 को हुआ, जिसमें विशेष बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित होने वाला कला बिएनाले साल लद्दाख बिएनाले का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था कला, जलवायु और स्थानीय समुदाय। नदियों और जल स्रोतों के प्रति आभार व्यक्त करने वाला पारंपरिक आदि पैरुक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु के अंदर। 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ भुवनेश्वर के अंदर। दृश्य, श्रव्य और रचनात्मक उद्योगों में सहयोग बढ़ाने हेतु ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन माहौल वेवी कहां पर हुआ? मुंबई में। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा किस प्रदर्शनी का आयोजन करवाया गया? तो ये करवाया गया रीसा टाइमलेस ट्राइबल। ठीक है, तो ये आपके अब तक जो पढ़ा था उसके क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं आगे अपने आर्थिक विकास और समझौतों के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे पहले जापान इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन जो है वो बनाया गया है। जापान इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन जो है वो बनाया गया, यानी कि आर्थिक मामलात जो प्रभाग है उसका गठन किया गया है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा गठन किया गया है? जापान के द्वारा। भारत के अंदर कारोबार और निवेश जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जापान ने जो है ये जापान इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन जो है वो बनाया है। ये जो डिवीजन है ये आपके 10 सदस्यीय है, ध्यान रखना। कितने सदस्यीय हैं? 10 सदस्यीय हैं। और इसने 3 अगस्त से जो है विदेश मंत्रालय के अधीन, जापान का जो विदेश मंत्रालय है उसके अधीन काम करना शुरू कर दिया है। तो जापान का जो विदेश मंत्रालय है उसके अधीन है, ये ध्यान रखना, जापान इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन। और 3 अगस्त से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 10 सदस्यीय ये निकाय है। इसके बाद में 3 कंट्रीज जो हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ है, और ये समझौता है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। अब देखो इसके नाम से ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले मक्का, तो मक्का आपने सुना होगा, मक्का और मदीना सऊदी अरब के अंदर है। तो ये जो समझौता हुआ है ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है मक्का के अंदर, यानी सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, अब संयुक्त रक्षा समझौता है, इसका मतलब कंट्रीज जो है वो आपस में इसमें पार्ट लेंगी। जैसे कि एक तो इसमें हो गया पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान का जो मित्र है तुर्की, ठीक है, और एक जहां पर हुआ है ये सऊदी अरब के अंदर। तो इन तीनों ने ये समझौता आपस में किया है, संयुक्त रक्षा समझौता है। इन 3 कंट्रीज के बीच में हुआ है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर कब हुए? 7 अगस्त 2026 को। कहां पर हुए? तो नाम में ही लिखा हुआ है मक्का सऊदी अरब के अंदर। अब इस समझौते की मेन बात क्या है? नाम में ही संयुक्त रक्षा समझौता है, तो इस समझौते का मतलब है अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है तो वो संयुक्त रूप से इन तीनों पर ही अटैक माना जाएगा। यानी अगर भारत पाकिस्तान को फिर से पीट देता है तो तुर्की वालों को भी ये महसूस होगा कि चोट हमें भी हुई है, अरब वालों को भी ये महसूस होगा कि चोट हमें भी हुई है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य वही है सामूहिक प्रतिरोध क्षमता, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को जो है वो मजबूत करना। अकेले पाकिस्तान से होना कुछ नहीं है, हालांकि होना तो इनसे भी कुछ नहीं है। तो इन तीनों ने मिलके जो है कि अब पाकिस्तान पर अगर कोई अटैक करता है तो हम भी साथ में खड़े होंगे, या अरब पर कोई अटैक करता है तो हम भी पाकिस्तान और तुर्की की सहायता लेंगे। हालांकि पाकिस्तान की सहायता की नीड भी नहीं है अरब को।
समझौते को 3 देशों ने जो है रक्षात्मक प्रकृति का बताया है। उन्होंने ये बताया कि ये जो समझौता है ये हमने रक्षात्मक दृष्टि से किया है, अटैकिंग माइंडसेट से नहीं किया है। ठीक है, कि हम तीनों मिलकर अटैक करेंगे। ठीक है, इसके तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, उच्च स्तरीय राजनीतिक सैन्य समन्वय होगा, रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो समझौता है ये यूएन का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 51 के अंदर निहित सामूहिक आत्मरक्षा अधिकार के अनुरूप है, यानी कि बिल्कुल लीगल है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 51 के तहत। तो ये आपके आर्थिक विकास और समझौते थे। प्रश्न देखें कुछ, जैसे अगस्त 2026 में हस्ताक्षरित मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है आपके पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में। अब बात करते हैं कुछ चर्चित व्यक्तित्व की। सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो तो है आपके वर्षा अशोक अग्रवाल का। ठीक है, वर्षा अशोक अग्रवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये आपके जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी 54th डीजी जो है वो नियुक्त हुई है। डायरेक्टर जनरल जो है वो नियुक्त हुई है। महानिदेशक जो है वो नियुक्त हुई है। कौन? वर्षा अशोक अग्रवाल। लेकिन आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जीएसआई की स्थापना से लेकर अब तक इतिहास में कोई भी इसकी महिला प्रमुख नहीं बनी थी। 176 वर्षों के इतिहास में ये पहली महिला प्रमुख बनी है जीएसआई की। नाम क्या है? वर्षा अशोक अग्रवाल। ठीक है, और जीएसआई की स्थापना हुई थी 1851 में, और 1851 से लेकर वर्ष 2025 तक कोई भी महिला जो है वो जीएसआई की महानिदेशक नहीं बनी थी। पहली बार कोई जो महिला है वो महानिदेशक बनी है जीएसआई की। नाम क्या है? वर्षा अशोक अग्रवाल। ठीक है, कौन से नंबर की? 54th नंबर की। नेक्स्ट है आपके विश्वेश नेगी। विश्वेश नेगी जो है ये आपके ईरान के अंदर भारत का इनको अगला जो राजदूत है वो नियुक्त किया गया है। ईरान के अंदर भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? विश्वेश नेगी को। अगर इनको राजदूत नियुक्त किया गया है तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये भारतीय विदेश सेवा से ही होंगे। ठीक है, और 2002 बैच के हैं। नियुक्ति की घोषणा जो है वो 3 अगस्त 2026 को विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई, और ये वर्तमान के अंदर विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखना। ठीक है, वर्तमान में ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये विश्वेश नेगी हैं जिनको ईरान के अंदर भारत का अगला राजदूत जो है वो नियुक्त किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? यूएस ईरान वॉर के कारण। ठीक है, तो विश्वेश नेगी जो कि ईरान के अंदर भारत के अगले राजदूत जो है वो नियुक्त होंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं टेवोल्डे गेब्रेमारियम। टेवोल्डे गेब्रेमारियम। ठीक है, तो ये कौन है? तो एयर इंडिया जो है उन्होंने इथोपियन एयरलाइन ग्रुप के जो पूर्व सीईओ हैं टेवोल्डे गेब्रेमारियम, उनको अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एयर इंडिया जो है उसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? टेवोल्टे गेब्रेमारियम। इससे पहले ये इथोपियन जो एयरलाइन ग्रुप था उसके सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भावना कांत। भावना कांत जो है ये आपके स्क्वाड्रन लीडर हैं भावना कांत, और ये भारतीय वायुसेना की जो फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स है जिसको अपने टॉप गन पायलट भी बोलते हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना का एक कोर्स है फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स जिसको टॉप गन पायलट भी बोलते हैं, उसको पूरा करने वाली ये पहली महिला पायलट बनी है। ध्यान रखना, भारतीय वायुसेना का जो फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स है उसको पूरा करने वाली पहली महिला पायलट बनी है भावना कांत, टॉप गन पायलट कोर्स। ठीक है, और ये क्या करती है? तो ये Su-30 Mark 1 जो लड़ाकू विमान है वो उड़ाती है, और 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल जो 3 महिला फाइटर पायलट थी उनमें ये शामिल थी। ठीक है, 2016 में भारतीय वायुसेना में जो 3 महिला फाइटर पायलट शामिल हुई थी उनमें से एक कौन थी? भावना कांत। और वर्तमान में इन्होंने जो फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स है वो पूरा कर लिया, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला पायलट बन गई है।
राहुल जैन जो है इनको आईएमएफ के अंदर जो है कार्यकारी जो निदेशक है उसका सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, और राहुल जैन जो है इनको आईएमएफ के अंदर जो कार्यकारी निदेशक होता है उसका सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से बलदेव जो पुरुषार्थ है इनको एडीबी के अंदर जो है सलाहकार नियुक्त किया गया है, एडीबी के अंदर सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बलदेव आप ऐसे याद कर लेना, बी से बलदेव है ना, और राहुल जैन को आप ऐसे याद कर लेना आईएमएफ से। आईएमएफ का कहां पर है कार्यालय, मुख्यालय वाशिंगटन के अंदर, और एडीबी का कहां पर है, फिलीपींस के अंदर। तो इन दोनों के अंदर ये सलाहकार नियुक्त हुए। सत्यजीत जो मोहंती है, सत्यजीत मोहंती बेसिकली इनको जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है कहां पर है, कनाडा के अंदर, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, सत्यजीत मोहंती जो है इनको अंतरराष्ट्रीय नागरिक जो उड्डयन संगठन है मॉन्ट्रियल के अंदर, उसके अंदर भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है सत्यजीत मोहंती को। ठीक है, अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 वर्ष के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक या डीजी जो है वो कौन बनी है, तो ये बनी है आपके वर्षा अशोक अग्रवाल। अगस्त 2026 के अंदर ईरान के अंदर भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके नियुक्त किया गया है विश्वेश नेगी को। एयर इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया है, टेवोल्टे गेब्रेमारियम को। भारतीय वायुसेना का फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स टॉप गन पायलट पूरा करने वाली पहली महिला पायलट जो है वो कौन बनी है, तो वो बनी है आपके भावना कांत। ठीक है, अब चलते हैं पुरस्कारों की तरफ। तो पुरस्कारों के अंदर सबसे पहले आता है विक्रम साराभाई पदक। विक्रम जो साराभाई पदक है वो किसको दिया गया है, तो विक्रम साराभाई जो पदक है वो दिया गया है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। किसको दिया गया है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। तो विक्रम साराभाई जो पदक है वो किसको दिया गया है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। ठीक है, और ये कौन है, तो ये आपके जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलुरु के अंदर, उसकी निदेशक है, उसकी क्या है, डायरेक्टर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु के अंदर है उसकी डायरेक्टर है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, और उनको दिया गया है विक्रम साराभाई पदक। और ये सम्मान प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है और चौथी भारतीय है। ठीक है, चौथी भारतीय है और भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है, ये ध्यान रखना। तो ये सम्मान प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है। कौन सा सम्मान है, विक्रम साराभाई पदक, और ये चौथी भारतीय भी है ये सम्मान प्राप्त करने वाली। और ये जो पदक है ये कौन देता है, तो ये पदक देता है इसरो, और जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है वो मिलकर इस पदक को देती है। हर 2 वर्ष के अंदर जो भी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा है, विक्रम साराभाई पदक, जो कि इसरो और जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है वो हर 2 वर्ष के अंदर इसको देती है खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को। और इस बार किसको दिया गया है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु की क्या है, निदेशक है। इसके बाद आता है लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन जो अवार्ड है ये आपके जो 40वां लिबर्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर लाइफ टाइम लिबर्टेरियन जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है गुरचरण दास को। गुरचरण दास जो है ये एक भारतीय लेखक हैं, गुरचरण दास। ठीक है, इनको दिया गया है लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, ध्यान रखना। किस समारोह में दिया गया, तो लिबर्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था 40 नंबर का, कहां पर, नेपाल के काठमांडू के अंदर, और वहां पर गुरचरण दास जो कि भारतीय लेखक है उनको दिया गया है लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड, और ये प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड किसको दिया गया है, गुरचरण दास को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर, ये जो प्रेसिडेंट कलर होता है ये बेसिकली सैन्य या पुलिस इकाई जो है उसको दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है,
और ये इस बार किसको दिया गया है, ये दिया गया है पुडुचेरी पुलिस को, केंद्रीय गृह मंत्री इसको देते हैं। तो पुडुचेरी जो पुलिस है उसको प्रेसिडेंट कलर जो है वो दिया गया है। तो ये आप पुरस्कार जो है वो ध्यान में रखना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसमें विक्रम साराभाई पदक किसको दिया गया है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को, और ये सम्मान पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। फिर लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड दिया गया गुरचरण दास को, और प्रेसिडेंट कलर मिला है पुडुचेरी पुलिस को। ठीक है, अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन जो है वो विकसित की गई है। अब इसको ध्यान से समझना, जो आपके अफ्रीकी स्वाइन फीवर होता है, एक तो ये मानव के अंदर होने वाला रोग नहीं है, ये सूअर जो होते हैं, घरेलू सूअर हो गए, जंगली सूअर हो गए, उनके अंदर होने वाला रोग है अफ्रीकी स्वाइन फीवर। तो इसकी जो है अब वैक्सीन जो है वो भारत ने इजाद की है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन। तो भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन जो है उसका विकास किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है उसके अंदर केंद्र क्या परिषद जो है उसका एक संस्थान है भोपाल के अंदर, जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, उसके द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन का किसने विकास किया है, जो आपके NIHSAD है भोपाल के अंदर, इसने इसका क्या किया है, विकास किया है। और ये ICAR का ही संस्थान है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय जो उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान है उसने इस वैक्सीन का निर्माण किया है। अब ये जो वैक्सीन है अगर हम इसकी बात करें तो ये जो वैक्सीन है ये केंद्रीय कृषि और जो किसान कल्याण मंत्री हैं अपने शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी MA104, MA का मीनिंग यहाँ पर मंकी से है, ठीक है, तो MA104 सेल लाइन आधारित जो जीवित क्षण वैक्सीन है वो राष्ट्र को समर्पित की। तो ये जो वैक्सीन है ये समर्पित किसने की, तो आपके जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो है ये राष्ट्र को समर्पित की वैक्सीन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये MA104 सेल लाइन जीवित क्षण आधारित है, ध्यान रखना ये वर्ड, ध्यान रखना सेल लाइन, MA104 सेल लाइन आधारित जीवित क्षण वैक्सीन है ये, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इस वैक्सीन को जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन जीनोटाइप सेकंड वायरस जो होता है उसके श्रेणित रूप से विकसित किया गया, उसके श्रेणित रूप से विकसित किया गया। इस वैक्सीन को अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन जीनोटाइप सेकंड वायरस का जो श्रेणित रूप होता है उससे इसको विकसित किया गया है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं ये है कि ये वैक्सीन जो है 8 सप्ताह से अधिक आयु के जो स्वस्थ सूअर हैं उनके लिए अनुशंसित है, ठीक है। 8 सप्ताह से अधिक आयु के जो सूअर होते हैं जिनकी आयु 8 सप्ताह से अधिक है उनके लिए जो है ये अनुशंसित है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी डोज वगैरह कितनी देनी है, तो इसकी 1 ml इंट्रामस्कुलर डोज जो है वो दी जाती है। कितनी, 1 ml इंट्रामस्कुलर डोज जो है वो इसकी दी जाती है। और पहली खुराक के 14 दिन के बाद में बूस्टर डोज दिया जाता है। पहली खुराक के 14 दिन बाद में क्या दी जाती है, बूस्टर डोज दी जाती है। 1 ml इसकी इंट्रामस्कुलर डोज दी जाती है और उसके बाद पहली खुराक के 14 दिन के बाद में बूस्टर डोज जो है वो दी जाती है, ठीक है। और इस वैक्सीन का प्रयोगशाला स्तर पर सुरक्षा जो भी दिया हुआ है ये सफल परीक्षण किया गया है। इसका फील्ड परीक्षण जो है अब अगर अपने बात करें इसका जो फील्ड परीक्षण किया गया है बेसिकली इस वैक्सीन का, वो पशुपालन और डेयरी विभाग जो है, पशुपालन और डेयरी विभाग उसके सहयोग से किया गया। इसका फील्ड परीक्षण किसके सहयोग से किया गया है, पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से, ठीक है। और ये जो MA104 सेल लाइन जो है वो आसानी से उपलब्ध होने के कारण ये वैक्सीन जो है कम लागत में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रयुक्त है, ठीक है। MA104 जो सेल लाइन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिस कारण से ये वैक्सीन जो है कम लागत में बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त होगी। अगर थोड़ी सी अपने कहानी देखें अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो भारत के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो पहला मामला आया था वो वर्ष 2020 में आया था।
और ये घरेलू और जो जंगली सूअर होते हैं उनके अंदर होने वाला एक अत्यधिक घातक रोग है जिसकी मृत्यु दर लगभग 100% तक पहुंच सकती है। मतलब कोई चांस नहीं है बचने का, हालांकि सूअर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये है भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन, जिसका विकास किसने किया है? आईसीएआर का एक संस्थान है, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल के अंदर, उसने इसका विकास किया है। शिवराज सिंह चौहान जो आपके केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, उन्होंने इस वैक्सीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये MA104 सेल लाइन आधारित जीवित श्रेणित वैक्सीन है, जिस कारण से ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिस कारण से ये कम लागत पर और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन हो सकता है। और इस वैक्सीन को ASFV यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन जीनोटाइप सेकंड वायरस जो है उसके श्रेणित रूप से विकसित किया गया है। और ये 8 सप्ताह से अधिक आयु के जो स्वस्थ सूअर हैं उनके लिए ही अनुशंसित है। इसकी 1 ml इंट्रामस्कुलर डोज दी जाती है और पहली खुराक के 14 दिन बाद में क्या दी जाती है? बूस्टर डोज जो है वो दी जाती है। इसके अलावा इसका फील्ड परीक्षण पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से किया गया है। ठीक है, और पहला जो मामला आया था भारत के अंदर अफ्रीकी स्वाइन फीवर का वो वर्ष 2020 में आया था। पशुओं में होने वाला रोग है, ध्यान रखना, सूअर के अंदर। अगला आते हैं इसमें अनिल मेनन। अनिल जो मेनन है ये आपके भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, ध्यान रखना। अनिल मेनन वैसे तो अमेरिका से हैं, ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और इनको 14 जुलाई 2026 को 8 महीने के अंतरिक्ष मिशन के तहत जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर ये पहुंचे हैं। तो अनिल मेनन आप अच्छे से याद कर लेना इनको। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, 8 महीने का एक अंतरिक्ष मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, उसके तहत अनिल मेनन जो है वो 14 जुलाई 2026 को जो है इस पर पहुंचे। और मेनन सहित 2 रूसी जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको लेकर जो यान था वो कौन सा था? सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान से इन्होंने उड़ान भरी थी। ठीक है, इनके साथ में 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी थे, अनिल मेनन। इसके बाद बात करें तो देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब जो है वो कहां पर बनेगा और कौन बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो डेटा सेंटर है तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसका निर्माण करेगा। ठीक है, देश का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर हब है ये माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका निर्माण करेगा। कहां पर करेगा? हैदराबाद के अंदर। कहां पर करेगा? हैदराबाद में भारत का अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब जो है वो स्टार्ट करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसके शुरुआती ग्राहक कौन कौन है? तो एक तो अडानी समूह है और एक HDFC बैंक है, ये इसके शुरुआती ग्राहक हैं। और इसी प्रकार से भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड रीजन जो है उनकी संख्या अब कितनी हो गई है? 4 हो गई है, जिसमें एक पुणे में, एक चेन्नई में, एक मुंबई में और अब एक हैदराबाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड रीजन है भारत के अंदर वो 4 हो गए हैं, पुणे, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। इसके बाद में अग्नि 4 मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है 6 अगस्त 2026 को। इसको स्टार मार्क कर लो। अग्नि 4 मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण हुआ है 6 अगस्त 2026 को। कहां से? तो चांदीपुर जो रेंज है ओडिशा के अंदर, वहां से इसका सफल परीक्षण हुआ है। ठीक है, अब अग्नि 4 मिसाइल की खास बातें क्या है? एक तो ये स्वदेशी है, दूसरा ये मध्यम दूरी की है, ध्यान रखना ये मध्यम दूरी की है और सतह से सतह में ही वार करती है, ध्यान रखना ये सिर्फ सरफेस टू सरफेस वार करती है, सतह से सतह में मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 4 मिसाइल। ठीक है, और इसका परीक्षण कहां से हुआ है? चांदीपुर रेंज से। अभी इसका जो परीक्षण है वो आपके SFC के तत्वाधान में किया गया, यानी कि स्ट्रेटेजिकल फोर्सेस जो कमांड होती है उसके तत्वाधान में किया गया, जिसमें सभी ऑपरेशन और तकनीकी मानकों का सफल सत्यापन जो है वो हुआ। मारक क्षमता अगर हम इसकी देखें तो 4000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। मारक क्षमता कितनी है इसकी? 4000 किलोमीटर। प्रोपल्शन की बात करें तो ये ठोस ईंधन से संचालित 2 चरणीय मिसाइल है, ध्यान रखना। तो इसमें ठोस ईंधन जो है वो प्रयोग में लिया गया है। प्रोपल्शन में देखें तो ठोस ईंधन का प्रयोग इसमें हुआ है।
इसके अलावा इसमें स्वदेशी रिंग लेजर जायरो आधारित नेविगेशन प्रणाली और कंपोजिट रॉकेट मोटर जैसी उन्नत तकनीकों का भी प्रयोग हुआ है। अग्नि 4 मिसाइल के अंदर जो टेक्निक यूज हुई है, एक तो नेविगेशन और एक आपके रॉकेट मोटर जो है उसका प्रयोग किया गया है। लेंथ की बात करोगे तो 20 मीटर इसकी लंबाई है। पेलोड क्षमता देखोगे भार उठाने की तो लगभग 1000 किलोग्राम की है। अग्नि 4 जो है परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम एक रणनीतिक मिसाइल है, युद्धक मिसाइल नहीं है, ध्यान रखना, रणनीतिक मिसाइल है। ये आपके सारी की सारी बातें किसकी थी? अग्नि 4 की। मून बेस कार्यक्रम, मून बेस कार्यक्रम आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, मून बेस कार्यक्रम। तो ये आपके जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है उसने इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मून बेस कार्यक्रम बेसिकली किसका है? नासा का है, और नासा ने इसरो को जो है इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये जो प्रस्ताव है 5 अगस्त 2026 को बेंगलुरु स्थित जो इसरो का मुख्यालय है वहां पर आयोजित भारत अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक में दिया गया। ठीक है, तो भारत अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो 9वीं बैठक हुई थी 5 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में, उस बैठक के दौरान नासा ने इसरो को यह प्रस्ताव सौंपा मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का। ठीक है, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रश्न देख लेते हैं। इसरो और अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा दिया जाने वाला विक्रम साराभाई पदक पाने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। 40वें लिबर्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? गुरचरण दास को। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया? पुडुचेरी पुलिस को। भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है NIHSAD भोपाल के द्वारा। हाल ही में सफल परीक्षण की गई अग्नि 4 मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कितनी है? तो अग्नि 4 की मारक क्षमता आई थिंक 4000 किलोमीटर है क्या मारक क्षमता? 4000 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब अपने चलते हैं, 2 और सेगमेंट बचे, एक बचा है खेल और एक बचे हैं विविध। सबसे पहले तो अपने स्पोर्ट्स को देख लेते हैं, जिसके अंदर पहली न्यूज है तन्वी शर्मा की। ठीक है, वैसे तो 1 से लेकर 10 अगस्त के बीच में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स भी जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं 2 अगस्त को, तो उनका तो आपको अलग वीडियो बना ही रखा है, वो आपने देख ही लिया होगा, वो पूरा वहां से कवर कर लेना। तन्वी शर्मा बैडमिंटन की प्लेयर हैं। ठीक है, और अभी अभी ताइवान ओपन सुपर 300 जो है ये आयोजित हुआ टूर्नामेंट, इसके अंदर इन्होंने महिला एकल जो खिताब है वो जीता है ना। जो विमेन सिंगल्स है उसका खिताब किसने जीता? तन्वी शर्मा ने। किसमें? ताइवान ओपन सुपर 300 के अंदर। फाइनल में इन्होंने वियतनाम की गुयेन थुई लिन जो है उसको हराया। फाइनल में वियतनाम की खिलाड़ी थी गुयेन थुई लिन, उनको हराया। और ये तन्वी का पहला BWF जो कि फेडरेशन है बैडमिंटन की, BWF सुपर 300 वर्ल्ड टूर खिताब था। ठीक है, और ये 17 वर्ष की है सिर्फ तन्वी शर्मा। 17 वर्षीय तन्वी जो है वो ताइवान ओपन की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी है। ठीक है, साइना नेहवाल ने 2008 के अंदर ये खिताब जीता था, और उनके बाद में ये खिताब जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है तन्वी शर्मा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तन्वी शर्मा जो है इन्होंने जीता है ताइवान ओपन सुपर 300। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है साइना नेहवाल के बाद में, और सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी है ये 17 वर्ष की ही है। ठीक है, और वियतनाम की गुयेन थुई लिन जो है उसको हराया है। जैस्मिन लंबोरिया ये कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्कस कर ही चुके हैं। जो समापन समारोह था कॉमनवेल्थ गेम्स का उसमें ये ध्वजवाहक रही थी।
सूरज कुमार चंद्र। सूरज कुमार चंद्र की अपने बात करें तो भारत के सूरज कुमार चंद्र ने जो FISU वर्ल्ड स्क्वैश यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप है उसके अंदर जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। FISU वर्ल्ड स्क्वैश जो यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती है उसके अंदर सूरज कुमार जो चंद्र है इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और इस चैंपियनशिप में भारत का 16 वर्षों के बाद में ये पहला गोल्ड मेडल था। इससे पहले सौरव घोषाल जो है उन्होंने 2010 के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद में अब 16 साल बाद में ये पदक जो है भारत को मिला है। ठीक है, सूरज ने फाइनल के अंदर हंगरी के खिलाड़ी को हराया था स्क्वैश के अंदर। तो ये ध्यान रखना, FISU वर्ल्ड स्क्वैश यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? सूरज कुमार चंद्र ने जीता है। ठीक है, और फाइनल में इन्होंने हंगरी के खिलाड़ी को हराया। आर प्रज्ञनंदा जो कि चेस के प्लेयर हैं, आप सबको पता है, भारत के ग्रैंड मास्टर है। उन्होंने अमेरिका के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित हुई ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस के अंदर। ठीक है, उसमें रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जो है वो जीता। इसके बाद में AS श्रावणिका की अगर अपने बात करें, ये भी चेस की ही प्लेयर है। AS श्रावणिका तमिलनाडु की ही है, 11 वर्षीय हैं और इन्होंने विमेन फिडे मास्टर जो है उसका खिताब जीता है। ध्यान रखना, 11 वर्षीय हैं और इन्होंने विमेन फिडे मास्टर जो है इसका खिताब जीता है। ठीक है, और इनकी रेटिंग की बात करें तो 2239 इनकी लाइव रेटिंग थी। लाइव क्लासिकल रेटिंग तक पहुंचने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय शतरंज खिलाड़ी बनी है। क्या नाम है? AS श्रावणिका। इसके अलावा अगर अपने बात करें अश्मिता चालीहा की, तो अश्मिता चालीहा असम की हैं और एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, और इन्होंने कोरिया मास्टर सुपर 300 जो है टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है अश्मिता चालीहा ने। तन्वी जो है, ऊपर आपने पढ़ा होगा तन्वी के बारे में, तन्वी शर्मा, इन्होंने जीता है ताइवान ओपन सुपर 300। और जो आपके अश्मिता चालीहा है इन्होंने जीता है कोरिया मास्टर्स सुपर 300। ठीक है, और फाइनल में इन्होंने चीन की जो है हान कियान शी को हराया। उन्होंने वियतनाम की खिलाड़ी को हराया था, इन्होंने चीन की खिलाड़ी को हराया है। और अश्मिता का ये पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आशीष यादव की। तो आशीष यादव जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। ठीक है, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं आशीष यादव, और इन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी कहां पर? अमेरिका के यूजीन के अंदर। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई अमेरिका के यूजीन के अंदर। उसमें जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने क्या जीता? रजत पदक जीता है आशीष यादव ने। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है उसके अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता। कितना इतना रिकॉर्ड बनाया ये सब याद करने की आपको खैर नीड नहीं है, 74 का ही है, 74 मीटर। और वर्ल्ड अंडर 20 जो चैंपियनशिप है उसके जेवलिन थ्रो के अंदर भारत का ये दूसरा पदक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026। फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी। अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026, अगर हम इसकी बात करें तो इसका आयोजन जो है लागोस नाइजीरिया के अंदर हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? लागोस नाइजीरिया के अंदर। और इसमें भारत ने टोटल 17 पदक जीते, जिसमें से 4 क्या थे? स्वर्ण पदक थे, 4 रजत थे और 9 कांस्य थे। तो आप एक तो ये याद रखना, कितने पदक जीते भारत ने? 17, जिसमें से स्वर्ण कितने थे? 4। इसमें से अगर अपने बात करें, ये सब फैक्ट छोड़ सकते हो आप, सेबर फाइल और AP के सभी 6 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कम से कम 1 पदक जीता। अब क्या अपने को 4 स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम याद रखने की नीड है? तो आप छोड़ भी सकते हो वैसे तो। ठीक है, निखिल वाघ है नाम एक, तो पुरुष सेबर के अंदर इन्होंने जीता है। जोयश असीता है जिन्होंने महिला फॉइल के अंदर जीता है। प्राची लोहान है जिन्होंने महिला AP के अंदर जीता है। और जेफर लीन है इन्होंने महिला सेबर के अंदर जीता है। हो सकता है आपसे मैच द कॉलम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हो। वापिस अगर याद करें तो निखिल वाघ ने
पुरुष शेबर के अंदर, जोयस अशीता ने महिला फोइल के अंदर, प्राची लोहान ने महिला एपी के अंदर और जेफरलीन ने महिला सेबर के अंदर जो है अवार्ड स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, पुरुष सेबर में भारत ने की, अब देखो सेबर फोइल ये सब क्या है मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं आती तलवारबाजी, ना मैंने देखी है। ठीक है, पुरुष सेबर के अंदर भारत जो है उसने क्लीन स्वीप किया है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, गूगल करने की नीड नहीं है, वैसे जनरली आपको पता है तो लिख देना, अदरवाइज आपके कोई भी ज्ञान में ऐसा कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भारत जो है उसने क्लीन स्वीप किया है पुरुष सेबर के अंदर। कैटेगरी होती होगी, निखिल वाघ जो है उन्होंने स्वर्ण पदक, लक्ष्य बदसेर ने रजत और अश्विनी आर्य और लाइशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते हैं। इतना ज्यादा जोर मत दो दिमाग पे। ठीक है, इस चैंपियनशिप में अंडर 23 और सीनियर वर्ग को अगर मिला दें तो भारत ने टोटल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, और पहली बार जो है ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जो है भारत ने प्राप्त किया है। तो वापिस से अगर रिकॉल करवाऊं मैं आपको तो ये अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप थी, लेकिन अगर हम अंडर 23 और सीनियर वर्ग दोनों को मिला दें तो टोटल भारत ने 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 क्या हैं गोल्ड मेडल। लेकिन अगर अंडर 23 वाले पदकों की ही बात करें तो अंडर 23 में भारत ने 17 तो जीते हैं पदक, जिसमें से 4 थे गोल्ड। ठीक है, ये आपके स्पोर्ट्स की सारी न्यूज है। अब चलते हैं विविध की तरफ। विविध में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है गलाव झील, कर लो इसको टिक। गलाव झील जो है भारत का 101वां रामसर स्थल बनी है, भारत का 101वां रामसर स्थल बनी है गलाव झील। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश का ये पहला रामसर स्थल है। अब कमेंट सेक्शन में 2 चीज लिखोगे, एक भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी थी, और राजस्थान की टोटल कितनी रामसर साइट है उनके नाम भी लिख देना। लेटेस्ट वाली का नाम लिख देना, वैसे लिख देना राजस्थान की टोटल रामसर साइट्स कितनी है और जो लेटेस्ट बनी है उसका नाम क्या है। ठीक है, भारत की टोटल अब 101 रामसर साइट होगी, 101वीं का नाम है गलाव झील, जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश की ये पहली रामसर साइट है। ठीक है, ये जो झील है ये लोहित जिले के कमलांग जो टाइगर रिजर्व है उसके भीतर स्थित है। तो ये भी आपको इसकी स्थिति भी ध्यान रखनी है, लोहित जिले के अंदर कमलांग जो टाइगर रिजर्व है उसके भीतर स्थित है, और ये मीठे पानी की उच्च ऊंचाई वाली झील है गलाव झील। ध्यान रखना है, ये मीठे पानी की उच्च ऊंचाई वाली झील है जहां पर जो ऑर्किड है उसकी 49 प्रजातियां और पेड़ों की 150 से भी अधिक प्रजातियां इस झील के अंदर पाई जाती है। मीठे पानी की उच्च ऊंचाई वाली झील है जिसमें ऑर्किड की 49 प्रजातियां और पेड़ों की 150 से भी अधिक प्रजातियां इसमें पाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसके अलावा ईओडी अभ्यास, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास की अगर बात करें तो ये भारत और अमेरिका की जो नौसेनाएं हैं इनके बीच में जो है ये आयोजित हुआ है। 8वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? कोच्चि के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ईओडी अभ्यास किन 2 कंट्रीज के बीच में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में, कहां पर हुआ है? कोच्चि के अंदर। एक 5 दिवसीय अभ्यास था जिसका आयोजन किसने करवाया? कोच्चि में हुआ है, तो दक्षिणी नौसेना कमान ने ही इसका आयोजन करवाया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 से लेकर 10 अगस्त तक का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था जो अपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब 2-3 प्रश्न बचे हैं वो भी कर लेते हैं। ताइवान ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर महिला एकल का खिताब जीतकर सबसे कम उम्र की चैंपियन बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तन्वी शर्मा। फिर अगर अपने बात करें FISU वर्ल्ड स्क्वैश यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए 16 वर्ष बाद में किस खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? सूरज कुमार चंद्र ने। इनसे पहले सौरव घोषाल ने जीता था 2010 के अंदर। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी? जैस्मिन लेम्बोरिया। लवलीना बोरगोहेन ने जो है प्रतिनिधित्व किया था दल का। और समापन समारोह की बात होगी, उद्घाटन समारोह में कौन थी? मीराबाई चानू। हाल ही में गलाव झील को किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका करंट अफेयर जो है 1 से 10 अगस्त तक का वो होता है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।